कौन कौन सी कार्स मिल सकती है? कि XUV 700 2 से 2.5 लाख रुपए में, 10 से 15 लाख रुपए में आपको डिफेंडर के शौक आपके पूरे हो जाएंगे। जैसे मेरे को फॉर्च्यूनर चाहिए, तो फॉर्च्यूनर में दिन के 5,000 रुपये रेंट पे आराम से चला सकता हूँ। सिर्फ पहले आप मैथ्स ठीक करो, 5,000 रुपए रेंट में महिंद्रा थार मिलती है, फॉर्च्यूनर तो दूर की मैंने बात। ली है सर, मैं दिल्ली में गाड़ी चला रहा हूँ, फॉर्च्यूनर, लेटेस्ट फॉर्च्यूनर। आप अभी गूगल करके मेरे को दिखा दो रेंट। क्या आपको लगता है टाटा ग्रुप कभी खत्म होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। इतनी बड़ी आपको लेगेसी बिजनेस कैसे बनाना है? तो एक बिजनेस बनाओगे, वो बिजनेस बंद भी हो सकता है, बट अगर आपने एक लास्ट कोटेशन फॉर एंटरप्रेन्योरशिप आपके हिसाब से क्या बोलना चाहते हो आप? एक ही चीज़ मैंने सीखी है कि इट्स ऑल अबाउट एग्जीक्यूशन। आप कितना भी मतलब ड्रीम देख लो या कुछ भी आइडिएशन कर लो, अल्टीमेटली एग्जीक्यूशन ही सब कुछ है। संजीव सर, वेलकम टू द MHS द स्टार्टअप शो। क्या हाल है सर आपके? ऑल गुड अभिषेक। तो आपकी जर्नी से स्टार्ट करते हैं। देखो थोड़ा, अभी आपने शायद 2017 में आप बेंगलोर आए थे, तो उससे पहले आप कहाँ थे? सो ऐसे में बॉर्न एंड ब्रॉट अप बिहार में किशनगंज से हूँ। 1995 क्लास 10th के बाद मैं किशनगंज बिहार के टाउन से कलकत्ता आ गया। ओके। क्योंकि वहाँ पे वही ट्रेंड था कि हमारे जो भी मतलब टाउन के लोग थे नियर बाय, तो वो सब कलकत्ता आते थे। और आकर के फिर वहाँ पर एक इकोसिस्टम था हम लोग के कम्युनिटी का, जैन कम्युनिटी का, मारवाड़ी कम्युनिटी का। बड़ा बाजार एक प्लेस है कलकत्ता में, जहाँ पे सब उस गांव से आते थे, वहाँ पे रहते थे और वहाँ पे अपनी CA कंप्लीट कर देते। ओके। तो सबको एक ही चीज़ करना था, CA करना है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी। तो दैट वी हैव सो वहाँ पे वो एक तरीका से कोटा फैक्ट्री ऑफ CA है बड़ा बाजार। वहाँ पे लाइब्रेरीज है, जो इकोसिस्टम था। तो हमने भी वहाँ पे CA किया। मतलब मैं अराउंड एट द एज ऑफ 22-23 मैंने CA कंप्लीट कर लिया। कंप्लीट कर लिया? 22 कंप्लीट में? कर लिया, हाँ। उसके बाद मैंने खुद की कंसल्टिंग फर्म स्टार्ट कर दी। क्योंकि जब मैं 95 में आया, 1995 में कलकत्ता, 16 ईयर्स की एज में, तो वहाँ पे ये इकोसिस्टम था कि आप दिन में स्कूल चले जाओ, कॉलेज चले जाओ, ठीक है। और दिन भर आप ऑफिस जाओ। ओके। तो आप क्लास मतलब 16-17 का एज में आपको काम करने की हैबिट हो गई। तो वो फिर मैंने एक CA फर्म में ही काम कर लिया। और वहाँ मॉर्निंग 9 to 9 का काम का कल्चर था। सुबह 9 बजे आपको ऑफिस आना है, 9 बजे जाना है। तो वो एक छोटी सी एज में काम करने की आदत पड़ गई। और बहुत जल्दी ही जो एक लर्निंग होती है CA फर्म में, वो काफ़ी जल्दी हो गई। मतलब तो उसके कारण मैंने कोई जॉब नहीं किया, कुछ नहीं किया। CA होने के पहले ही मैंने अपनी खुद की फर्म स्टार्ट कर दी। अच्छा, खुद से स्टार्ट कर? 200 स्क्वायर फीट की ऑफिस थी बड़ा बाजार में, वहाँ से स्टार्ट किया। एंड विद इन कपल ऑफ ईयर्स मैंने अपने काफ़ी पैसे कमाए। पहला क्लाइंट कैसे मिला आपको? आपको समझ में कैसे आता था कि यार मेरे को क्लाइंट को ढूंढना है, या क्लाइंट आपके पास आते थे? वो हमारा वहाँ पे बड़ा बाजार में एक इकोसिस्टम है। सो इट्स आवर इंटरनल जैन कम्युनिटी बोल दो आप, या मारवाड़ी कम्युनिटी बोल दो। वहाँ पे लोग कनेक्टेड हैं, सोशली कनेक्शन बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। मतलब अच्छा। तो कनेक्शन मतलब समझ लो फादर की साइड से आपके रिलेटिव, फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है। और वहाँ पर उस कम्युनिटी पर हमने मतलब काफ़ी सारे बिजनेस कंसल्टिंग वगैरह काफ़ी सारा काम किया। तो क्लाइंट ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी आपको? हाँ, क्लाइंट ढूंढने की तो ज़रूरत पड़ती है, आपको हर स्टेज में सेल तो करना ही पड़ता है। तो बट एक वहाँ पे एक इकोसिस्टम आपको ट्रस्ट दे देता है। एक तो आपको ट्रस्ट हो गया कि भाई आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, तो वो एक डिग्री ट्रस्ट दे देती है। दूसरे आप समझ लो कहीं ना कहीं एक ब्लेसिंग्स है कि जैन और मारवाड़ी कम्युनिटी वो एक आपको एक तरीका से एक उस इकोसिस्टम में सपोर्ट करते हैं, एक्चुअली सपोर्ट करते हैं वो लोग। सपोर्ट तो आप एक अलग वर्ड है, मैं इसको बोलूँगा सबको अपनी अपनी ज़रूरत है। किसी को काम करना है, किसी को काम कराना है। तो सपोर्ट इन द सेंस सपोर्ट नहीं होता है, बट मेरी ज़रूरत है तो ऑब्वियसली काम मिलेगा या काम करेंगे। ओके। तो ऐसे आपने कितने क्लाइंट बना लिए और कितना बड़ा बिजनेस बनाया था? कैसे क्या किया था? हमने अच्छा खासा काम किया। तो आप ये समझो कि 2003 में मैंने जब चार्टर्ड अकाउंटेंसी कंप्लीट करके CA कंसल्टिंग फर्म स्टार्ट की, तो विद इन अराउंड 5 ईयर्स में मैंने अपनी खुद का घर ले लिया, खुद की ऑफिस ले ली, शादी हो गई, बच्चे हो गए। तो लाइफ के जो मतलब सबसे ज़्यादा ज़रूरी उस समय लोग मानते थे कि मतलब 4 चीज़ें ज़रूरी है। खुद की घर होनी चाहिए, खुद की ऑफिस होनी चाहिए आपकी, और आपकी शादी हो जाए, बच्चे हो जाए, यू आर ऑल सेटल्ड, और गाड़ी हो जाए एक, बस। हाँ, उतना ही सेटलमेंट है, उतनी ही लाइफ है। एंड वही वहाँ पर उस समय लोग समझते थे कि दिस इज सक्सेस। आज भी यही है वहाँ पे? अब तो देखिए दुनिया काफ़ी चेंज हो गई। अब तो लाइक ड्यू टू सोशल मीडिया एंड एवरीथिंग एस्पिरेशन लोगों की काफ़ी बढ़ गई। उस समय सोशल मीडिया भी नहीं था, यूट्यूब वगैरह कुछ नहीं था,
तो उतना पता भी नहीं था लोगों को कि भी दुनिया कितनी बड़ी है, कितने बड़े पैसे कमा सकते हो आप। हाँ हाँ हाँ। तो अब थोड़ी सी काफ़ी हद तक डिफरेंट लेवल ऑफ ये है। तो उस टाइम पे कितने लोग थे आपके साथ, आप या आप अकेले काम कर रहे थे नहीं, वी हैव ए टीम ऑफ अराउंड डिसेंट 15 पीपल टीम। दैट टाइम? या इन सीए कंसल्टिंग फर्म मतलब 15 लोगों की टीम थी हमारी। स्टार्ट किया था मैंने 200 स्क्वायर फीट में एक पियोन के साथ, एंड उड़ीसा से था वो। तो उसके बाद फिर हमने विद इन 5 years एक अच्छा सेटल किया था। उसके बाद जब काफ़ी सारे बिजनेसेस को कंसल्ट किया, तब ये समझ में आया कि बिज़नेस तो हम भी बना सकते हैं। सिर्फ ऑडिट करना या कंसल्ट करना ही एक सीए का काम नहीं होता है। तो आपके मायने में एक्चुअल बिजनेस क्या है? मतलब आपने जब ये बात करी बिजनेस हम भी बना सकते हैं, तो आपके मायने में बिजनेस क्या है? तो बिजनेस जैसे उस समय मतलब इतना नॉलेज नहीं था। जो सीखा सीए के हिसाब से कंसल्ट करना है, क्लाइंट को बिल देना है और पैसे कमाने हैं, वो भी एक बिजनेस ही है। राइट। बट एक्चुअल बिजनेस आप हुआ है जब आप कोई प्रोडक्ट और सर्विस कस्टमर को सेल करते हो, राइट। तो वो फिर हमने रियल एस्टेट स्टार्ट किया। रियल एस्टेट में एक गैप पता चला कि काफ़ी बड़ा गैप है और काफ़ी अच्छी बूमिंग इंडस्ट्री है जहाँ पे आप ब्रोकर्स की कम्युनिटी बना सकते हो। ओके। काइंड ऑफ जैसे देयर इज ए कंपनी कॉल्ड नो ब्रोकर, तो वो हमारा यस ब्रोकर काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म हमने स्टार्ट किया था उस टाइम पे आपने स्टार्ट किया था? यस। सो वी आर हेल्पिंग रियल एस्टेट ब्रोकर्स टू सेल प्रॉपर्टीज। तो वो कैसा काम कर रहा था? तो वो 2-3 साल ऑफलाइन किया कैलकाटा में। उसके बाद देखा कि इसको ऐप में कन्वर्ट करना है और टेक बिजनेस बनाना है। तो टेक बिजनेस बनाने के लिए बेस्ट प्लेस इज़ बैंगलोर। तब हम 2017 में यहाँ शिफ्ट हुए, बैंगलोर शिफ्ट हुए, और यहाँ पर आते ही हमने फंड भी रेज किया, एक एंजल राउंड, और ऐप लॉन्च किया। एंड वी एग्रीगेटेड मोर देन 1000 ब्रोकर्स। वी सोल्ड अराउंड $2 million वर्थ ऑफ प्रॉपर्टीज इन बैंगलोर। काफ़ी अच्छा काम करने के बाद फिर कोविड पीरियड में कहीं ना कहीं वो समझ में आया कि वो उस लेवल पर स्केल नहीं हो सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली आप एक टेक मतलब ऐप दे रहे हो ब्रोकर्स को, एंड यू आर डिपेंडेंट ऑन द ब्रोकर्स, जो मतलब हार्ड टू बेसिकली ये कर सकते हो। तो फिर हमने कोविड पीरियड में प्रोरेटा को कॉन्सेप्चुअलाइज किया। नहीं, बट इससे पहले आपने बात किया ना कि आपको आपने एंजल राउंड उठाया, एंजल इन्वेस्टमेंट। तो अब ये ना मैं ऑडियंस के लिए पूछना चाहता हूँ कि एंजल राउंड एक्चुअली कैसे उठाया जाता है, क्योंकि आप तो पहले बाहर रहते थे, 2017 में आप आए, फिर आपने आते ही कुछ फंड रेज किया, तो वो कैसे किया? वो फंड रेज एक्चुअली आपकी क्लोज कम्युनिटी से होती है, क्योंकि आप एक अर्ली स्टेज में, मेरे ऑलरेडी एज ए सीए बैंगलोर में भी कुछ कनेक्शन थे, तो मैंने बताया कि ऐसा ऐसा बिजनेस प्लान है। सो उस समय उतना ये भी नहीं था कि इस तरीके के राउंड होते हैं। तो वी जस्ट रेज ए राउंड टू बेसिकली बिल्ड ए मोबाइल एप्लीकेशन और टेक टीम वगैरह जो बना करके हमको ऐप लॉन्च करना था। तो वो हमने 1 करोड़ का फंड रेज किया था। 1 CR का? हाँ, 1 CR का। बट वो कंपनी चला नहीं? चला, बट वो उस लेवल में ग्रो नहीं हुआ जिस लेवल में हम बिजनेस बनाना चाहते तो वो 1 करोड़ रुपये आपने आपका या डूब गया, या फिर आपने उसको पैसा बना के दिया इन्वेस्टर को? सो वो डूबा भी नहीं, वो ROI बता एवरेज में उनका पैसा निकल गया। बट इन द सेंस कि कोई उनको एक जो होता है स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने का, वो ROI उनको नहीं मिली। ओके। हाँ। तो वो कम हुआ पैसा, 1 करोड़ से कम हुआ या ज़्यादा हो गया? वो ऑन एन एवरेज उतना में ही एवरेज में ब्रेक इवन हुआ उनका। और कितने साल में होता है, लगभग कितने साल में हुआ? तो वो अराउंड 2017 टू 2020 की जर्नी थी। तो आपको क्या लगता है कि मतलब अगर कोई इन्वेस्टमेंट उठाता है और अगर वो फुलफिल नहीं हो पाता, तो क्या ट्रस्ट ब्रेक होता है, या फिर मतलब चलता है कि नहीं यार नहीं हुआ तो कोई बात नहीं? सी इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट, मतलब आपने क्या कमिटमेंट किया है इन्वेस्टर को, या फिर आप क्या इन्वेस्टर को सेल कर रहे हो, राइट। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप फंड रेज कर रहे हो और विद द डिस्क्लेमर कि दिस इज़ हाई रिस्क पोर्टफोलियो, आपको डिस्क्लेमर देना चाहिए कि ये आपका हाई रिस्क पोर्टफोलियो, आपके पैसे 99% डूब सकते हैं। अच्छा, 99% डूबेंगे? 99%, 1% चांस है कि 1000x भी हो सकते हैं। हाँ। अगर आपको बेट लेना है तो लो, ये बिजनेस आइडिया है। गैम्बलिंग है पूरा ये, इट्स नॉट गैम्बलिंग, इट्स अबाउट द ट्रस्ट कि हाँ मेरे को ये बिजनेस लग सकता है, बनेगा और बड़ा बनेगा। तो वो को उसको आपको सेल करना पड़ेगा इन्वेस्टर को। हाँ। और वो इन्वेस्टर्स एक्चुअली काइंड ऑफ ट्रेडिशनल और इन्वेस्टर्स होते हैं। अगर उनको आप प्रॉपर्ली नहीं समझाओगे तो वो यही समझेंगे कि भाई या तो मेरे को पैसे वापस मिल जाए या कुछ हो जाए। तो आप प्रॉपर्ली अगर उनको समझा करके और डिस्क्लेमर के साथ और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करते हो, तब एक अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती है कि ये है। बिकॉज देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर। एक वो जो जिनको पता है VC कैसे काम करता है, एंजल इन्वेस्टिंग क्या होती है, दे आर रेडी कि मेरे को 20 कंपनी में से पैसे डालने हैं,
10 कंपनी डूब जाएगी, 2-4 कंपनियाँ अच्छी बनेगी, 1-2 हीरो कंपनी बनी, राइट। बट वो एजुकेटेड एंजल इन्वेस्टर्स होते। एक है हमारे ट्रेडिशनल इन्वेस्टर्स जिन्होंने कभी स्टार्टअप में इन्वेस्ट नहीं किया है। एक्चुअली में आपको फर्स्ट पैसे वही देते हैं हमेशा। इन द सेंस डिपेंड्स ऑन कि देखिए हमारे एज में उस समय तो एंजल इन्वेस्टिंग था, तो हमारे जो भी कनेक्शन के लोग हैं वो ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हैं। तो जो हमारे एज ग्रुप के हैं तो ट्रेडिशनल बिजनेस में उन्होंने काफ़ी पैसा कमाया है, उनके पास 10-20 लाख खो भी जाए तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ हाँ सही। तो वो उस तरीक़ा से वो इन्वेस्टर्स को अगर आप एजुकेट करके डिस्क्लेमर के साथ साथ में लेते हो तो दे विल हेल्प यू इन एवरी रेस्पेक्ट। या परफेक्ट। तो उसके बाद आपने 2017 में वो आइडिया को क्लोज कर दिया एंड देन आप उसके बाद नए आपके आइडिया 2020 में 2020 कोविड पीरियड में, क्योंकि हमारी टीम भी काफ़ी बड़ी थी एंड काफ़ी बर्न भी हो रहा था, तो कोविड पीरियड में सब कुछ ही एक बार का ये हो गया था। तो उस समय हमने एक बार का डिसीजन लिया कि ये स्केल भी नहीं कर रहा है, बट इट वाज गिविंग अस अ डिसेंट रेवेन्यू। अगर कोविड नहीं आता तो हो सकता है हम डिसेंट रेवेन्यू करके इसको चलाते रहते। कैसे रेवेन्यू कैसे बनाते हैं आपने? रेवेन्यू मॉडल क्या था उसके अंदर बिजनेस? तो वो प्लेटफॉर्म में वी बेसिकली काइंड ऑफ यू कैन से रियल एस्टेट ब्रोकर्स को ऑनबोर्ड करते थे, उनको हम सप्लाई और डिमांड दोनों ही देते थे, उनको ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट करना होता था। सो सपोज ब्रोकर्स आया, उसको हमने कस्टमर भी दे दिए कि ये कस्टमर है और आप ये 4-5 प्रॉपर्टीज़ हैं डेवलपर की, आप ये सेल करो विद द हेल्प ऑफ ऐप ओनली। एंड वो सेल करके उनको जो कमीशन मिलता था बिल्डर से हम जो कलेक्ट करते थे उसमें हमारा 20% इसका कट होता था। अच्छा, उससे तो मान लो अगर 5 लाख की बिलिंग हुई तो हमारे 20% जस्ट लाइक एन एजेंसी। सो वी आर द एजेंसी फॉर द ब्रोकर्स। तो फिर इसको आपने पूरा कम्प्लीटली शट कर दिया? हाँ, कोविड पीरियड में हमने फिर एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया, क्योंकि ये द पर्पज ऑफ शिफ्टिंग फ्रॉम कैलकाटा टू बैंगलोर इज टू बिल्ड ए लार्ज टेक कंपनी। देखिए पैसे तो मैंने कैलकाटा में कमा लिए। अच्छा ठीक है। बहुत अच्छे कमा लिए। हाँ। और उससे भी बहुत अच्छे कमा सकता था। हाँ राइट। बट बहुत अच्छा मतलब एक बड़ा एस्पिरेशन था और ये समझ में आया कि पैसे कमाने से कुछ नहीं होता, आपको पैसे एक प्रॉब्लम सॉल्व करके कमाओगे ना, वो सेटिस्फेक्शन एक अलग है, उसको बोलते हैं बिजनेस। नहीं तो अगर आप बिजनेस की बात करो तो बहुत सारे बिजनेसेस लोग ऐसे भी करते हैं जिससे कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, उल्टी प्रॉब्लम क्रिएट ही होती है। राइट। मे बी सम इलीगल बिजनेसेस और से सम अदर बिजनेसेस, वहाँ पे कुछ वैल्यू क्रिएशन नहीं हो रहा है, लेकिन पैसे कमा रहे हैं लोग, वो बहुत अच्छे कमा रहे हैं उससे। तो वो करके पैसे नहीं कमाना, पैसे कमाना था बिजनेस करके, प्रॉब्लम सॉल्व करके, कस्टमर को वैल्यू मिलनी चाहिए जो भी हमारे प्रोडक्ट या सर्विस ले रहा है, वो पर्पस हमारा था। और काफ़ी बड़ा बनाना है, क्योंकि टेक बिजनेसेस को मैं समझ गया कि एक टेक बिजनेस बड़ा और स्केलेबल बनता है अगर आप कुछ टेक को अगर आप ठीक से समझ पाओ, ऐप को, और इस तरीक़ा से अगर आप कुछ कर पाओ तो वो काफ़ी बड़ा बिजनेस बनता है कंपेयर टू ए ट्रेडिशनल बिजनेस जहाँ पे थोड़ा टाइम लगता है और काफ़ी स्लो बिजनेस बनता है ट्रेडिशनल बिजनेस। तो जस्ट एक मेरे को थोड़ा सा आप रेवेन्यू नंबर बताओगे कि पुरानी जो कंपनी थी आपकी ब्रोकर वाली, तो उसमें कितना रेवेन्यू बनाया था? जस्ट फॉर द व्यूअर्स एक अप्रोक्सीमेट नंबर अगर बताना है। हमने रफली अराउंड आप समझो $2 मिलियन का रफली प्रॉपर्टी सेल की थी। $2 मिलियन की प्रॉपर्टी सेल थी। हाँ, जो मेरे तो उसकी जो मार्केट स्टैंडर्ड ब्रोकरेज 2 to 3%। राइट। यस, तो हमारा लास्ट ये था। अब मेरे को आपने जब वो कंपनी बंद करी, पहले तो आप कलकत्ता से यहाँ आ गए, फिर आपने कंपनी चलाई 3-4 साल, 4 साल, फिर उसके बाद में वो बंद करके नई कंपनी, तो ये माइंडसेट शिफ्ट जो हो रहा है आपका, उसमें प्रॉब्लम नहीं है को? क्योंकि इतना कंटिन्यू नया बिजनेस करना, करेक्ट, और बिल्कुल न्यू फील्ड में जाना, करेक्ट। तो माइंडसेट कैसे बना आपका, कैसे चेंज हुआ? माइंडसेट तो देखो एक बड़ा बिजनेस बनाने का था, राइट। बड़ा बिजनेस बनाने का माइंडसेट में 2-3 आप ट्राई नहीं करोगे तो नहीं होगा। और जितने पैसे मेरे को बनाने थे वो मेरे सीए कंसल्टिंग फर्म में आज भी बन सकते हैं। अच्छा। वो वहाँ पे मैं सिक्योर्ड हो गया, तो यू कैन से कि मैं एक तरीका से फाइनेंशियली स्टेबल हो गया। अब मेरे को पैसे रेगुलर लाइफ जीने के लिए नहीं चाहिए। वो माइंडसेट मैंने 2012 में अचीव कर लिया। वाह, नाइस। कि भी रेगुलर लाइफ, या तो देखो आप 1+1 करके लाइफ में अर्न करते जो नेवर एंडिंग है, तो वो माइंडसेट आ गया कि अब तो भाई इतने तो है कि अब आराम से लाइफ जी सकते हैं, अब नहीं भी कमाएंगे तो भी अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं। कितना पैसा इनफ होता है उसके लिए? सो टाइम टू टाइम डिपेंड करता है कौन से टाइम की बात कर रहे हो आप, किस ईयर की बात कर रहे हो। मैंने एक बात बोली थी थोड़े दिन पहले कि अगर आपके पास आज 1 करोड़ रुपए है, आज की डेट में आज आप 1 करोड़ रुपए सेव करते हो, एंड FT मान लो एक सिक्योर वो है कि वह 7-8% सब चल रहा है, और अगर इन्फ्लेशन रेट आज की टाइम पे 6% है, तो 30 साल बाद वो 1 करोड़ रुपए आपका 17,50,000 रुपये रह जाएंगे। वो तो कम हो रहे हैं ना पैसे तो। करेक्ट। तो
आपने ऐसा क्या किया, आपको कैसे पता चल गया कि यार ये अमाउंट जो है वो सिक्योर हो गया है अभी, अब इससे आगे मैं अब मेरे को फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं होगी? देखिए हमने तो उस समय पैसे कमा करके कुछ स्टॉक मार्केट और कुछ रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर दिया, तो ये दोनों हमारे लिए वर्क किए, क्योंकि रियल एस्टेट भी ग्रो हुआ, स्टॉक मार्केट भी ग्रो हुआ। ओके राइट। तो वहाँ पर एक डिसीजन सही हुआ कि पैसे कमाओ और उसको आप रियल एस्टेट या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दो, और फिर सबकी अपनी अपनी लाइफस्टाइल होती है, राइट। कोई कितने में भी सर्वाइव कर सकता है, कोई कितने में भी, तो सबको अपने अपने हिसाब से देखना पड़ता है उसके लिए कितना सफिशिएंट है, राइट। उन सबका एक अलग इकोसिस्टम होता है। तो अभी मेरे को बताइए, अभी जो लेटेस्ट कंपनी है उसके बारे में बताओ मेरे को, आप अभी क्या टेक्नोलॉजी बिल्ड कर रहे हो आप? सी कोविड पीरियड में काफ़ी सारा बिजनेस आइडियाज़ पर दिमाग लगाया कि भाई अभी 1 साल टाइम था उस समय, कभी कुछ नए नए आइडियाज़ आ रहे थे कि ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं। कम से कम 8 से 10 डोमेन भी हमने बुक किया, अलग अलग डिफरेंट इसके लिए। फिर बाद में जा कर के जब प्रो रेटा के बारे में दिमाग लगाया, एक तो मैं कार इंथुसियास्ट हूँ, तो मेरे को समझ में आया कि कार रिलेटेड अगर मैं कुछ भी करता हूँ तो मेरे को एक मतलब ये फील नहीं होता, टाइम का पता नहीं चलता है। तो कार इंथुसियास्ट होना और ऊपर से सीए होना, ये दोनों कॉम्बिनेशन ने फ्रैक्शनल ओनरशिप का थॉट प्रोसेस को जन्म दिया। ओके क्योंकि सीए होना बहुत ज़रूरी है इस बिज़नेस को लीगली स्ट्रक्चर करने के लिए, राइट। क्योंकि आप एक फ्रैक्शनल ओनरशिप को किस तरीक़ा से लीगली स्ट्रक्चर कर सकते हैं, वो सबसे बड़ा चैलेंज है। गवर्नमेंट कंप्लायंसेस आ ही जाएगा ना, क्योंकि गाड़ी किसके नाम पे, आरसी किसके नाम पे लोगे? करेक्ट। तो वो सब हमने क्रैक किया कोविड पीरियड में। 1 से 1.5 साल लग गए, बहुत सारे डीलर से मीटिंग की, क्योंकि डीलर जो हैं वही इस इंडस्ट्री को समझते हैं। मेरे ख्याल से एक ब्रांड जितना नहीं समझता, उससे ज़्यादा एक डीलर समझता है, बिकॉज डीलर इज़ कनेक्टेड विद द कस्टमर्स, राइट। कोई भी ब्रांड, आप महिंद्रा की बात कर लो, मर्सिडीज़ की कर लो, मारुति की ब्रांड कर लो, तो मारुति के जो यहाँ के बैंगलोर के सबसे बड़े डीलर हैं, वो हमारे कंपनी में एडवाइज़र हैं। ओके तो उनके साथ बैठ करके काफ़ी गप लड़ाई कि भाई क्या कर सकते। कोविड पीरियड में उन्होंने टाइम भी दे दिया हमको अच्छा खासा। तो फिर कॉन्सेप्चुलाइज किया कि ये गैप है मार्केट में और ये स्ट्रक्चर किया जा सकता है, एंड दिस कैन बी डन, एंड दिस इज़ मतलब ए वेरी लार्ज बिजनेस, वेरी लार्ज अपॉर्चुनिटी। काफ़ी लोगों ने बोला नहीं यार, कितने लोग फ्रैक्शनल ओनरशिप में कितनी गाड़ियाँ लेंगे, तो लोगों को पता भी नहीं चला कि ये मार्केट कितना बड़ा है, क्या है। तो काफ़ी अभी भी लोगों को मतलब ये नहीं समझ में आता कि कितना बड़ा बिजनेस बन सकता है, राइट। तो वो एक फाउंडर को ही समझ में आता है, क्योंकि उसको ही दिखता है कि ये कितना बड़ा बिजनेस बन सकता है। नहीं तो थोड़ा सिंप्लीफाइड करो, मतलब अभी आप मेरे को सिंपल भाषा में समझाओ कि क्या बिजनेस है आपका। सिंपल आप ये समझो कि प्रो रेटा एक फ्रैक्शनल कार ओनरशिप प्लेटफॉर्म ठीक है। आप पार्शियली गाड़ी को ओन कर सकते हो, पार्शियली को और सिंप्लीफाई करूं तो आप परसेंटेज में गाड़ी को खरीद सकते हो। 5%, 10%, 20%, जितना आपको चाहिए उतनी परसेंटेज आप गाड़ी को खरीद सकते हो, ठीक है। एज पर योर रिक्वायरमेंट। मैं एक एनआरआई कस्टमर हूँ, ठीक है। मैं एनआरआई इंडिया में साल में 1 या 2 बार आता हूँ। मेरी रिक्वायरमेंट कितनी है? साल में 1 महीना, विच इज़ 1/12, 8.33% ओनरशिप, राइट। कोई ऐसा कस्टमर है जो यहाँ बैंगलोर में काम करता है, अब उसको अपना होम टाउन जाना होता है आंध्रा में, केरला में, कितना बार होम टाउन चला जाएगा? साल में 2-3 बार, 2 बार जाता। बट उस समय आजकल एस्पिरेशन लोगों की अच्छी गाड़ी की है, तो वो भी एक रिक्वायरमेंट है। तो ऐसे काफ़ी सारे यूज़ केस हमने देखे और देखे कि परसेंटेज में हम इसको ब्रेक करके गाड़ी को सेल करके इस तरीक़ा से कर सकते हैं। तो आप इसको ऐसे समझो कि हमने क्या किया, वी डिवाइड वन कार इन 12 टोकन ऑफ ओनरशिप, जस्ट लाइक 12 मंथ्स, सिंपल 12 मंथ्स 12 टोकन। अगर गाड़ी 24 लाख की है तो 12 से डिवाइड कर दो, 2 लाख रुपए आए, ठीक है। आपने 2 लाख रुपए दिए, मैंने 4 लाख दिए, किसी ने 6 लाख दिए, ऐसे मिलके 5-7 लोगों ने 24 लाख अमाउंट दिए। पैसे डीलर के पास चले गए, गाड़ी रजिस्टर होकर निकल गई, वो गाड़ी प्रोरेटा कार के ऐप में अटैच हो गई। आपने 5 दिन चाहिए, आपने 5 दिन ब्लॉक कर ली, मैंने 4 दिन चाहिए, मैंने 4 दिन ब्लॉक कर ली। तो इस तरीक़ा से एक गाड़ी को 5-7 लोग यूज़ करते हैं फॉर देयर लेजर एंड लाइफस्टाइल पर्पस। वी जस्ट वांट टू क्लियर हियर कि ये आपकी डेली यूज़ की गाड़ी नहीं है, आपकी डेली यूज़ की ऑफिस आने जाने के लिए आपकी खुद की गाड़ी है। ये आपकी लाइफस्टाइल, लेजर एंड लाइफस्टाइल के लिए है, ओकेजनल यूजेज के लिए। इट कैन एंड ओकेजनल यूजेज वैरायटी ऑफ रीजंस हो सकती है। कैपेसिटी बड़ी गाड़ी हो सकती है, फन कार मिनी कूपर जैसी कार हो सकती है, थोड़ी और लग्जरी कार भी हो सकती है। तो वो ओकेजनल कार को आप जितना आप चाहिए उतनी परसेंटेज में खरीद सकते हो। एज ए प्रो रेटा प्लेटफॉर्म
हम आपका ग्रुप बना देंगे विद द हेल्प ऑफ आवर मोबाइल ऐप टेक्नोलॉजी। फिर गाड़ी को लीगल स्ट्रक्चर में खरीद करके एक प्रॉपर सिस्टम में ऐप में ये कर देंगे। फिर गाड़ी का पिकअप एंड ड्रॉप वो हम मैनेज करते हैं। तो हमारा एक होटल की तरह सिस्टम है चेक इन चेकआउट का। सुबह 8 से 10 चेकआउट है और 10 से 12 चेक इन है। तो जब भी आप गाड़ी बुक करोगे सुबह 10 से 12 हमारा ड्राइवर आपके यहाँ देने आएगा। और जब आप गाड़ी की आपकी मतलब वो कार का 5 दिन 10 दिन के बाद तो हमारा ड्राइवर लेने आएगा। फिर हम उस गाड़ी को क्लीन सैनिटाइज करके दूसरे को ओनर को दे देंगे। तो ये रोटेशन बिटवीन द को ओनर इज़ आवर एक्सपर्टाइज। इसमें क्लीनिंग भी है, इसमें गाड़ी का रोटेशन भी है, फिर गाड़ी का इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट करना, गाड़ी का सर्विस कराना टाइम टू टाइम, ये सब हमको आउटसोर्स किया आपने। ओके। आपको सिर्फ ऐप में अपने डेट्स ब्लॉक करने हैं और आपकी गाड़ी आपके घर पर, एंड वाइट प्लेट गाड़ी है, ब्रांड न्यू गाड़ी है, कोई लोगो हमारा नहीं है क्योंकि गाड़ी के ओनर आप हो, आपने हमको केयर टेकर अपॉइंट किया है। राइट। So this structure allow you to have a premium car at a very affordable price. If you calculate the maths, ये कम से कम 10 गुना सस्ती है रेंट से, अगर आप एक दिन का रेंट कंपेयर करोगे तो। और ओनरशिप के मुकाबले में आप काफ़ी स्मार्ट डिसीजन ले पाते हो क्योंकि जो अमाउंट आपने यहाँ मतलब बचाया है वो आप अगर स्टॉक मार्केट या कहीं इन्वेस्ट कर दो या अपने बिजनेस में तो मल्टीप्लाई होगा। अब अगर आप सोचो आपको गाड़ी का शौक, आपने 2-3 गाड़ियाँ ले ली, वो तो डेप्रिशिएटिंग एसेट्स है, उसके आपको इंश्योरेंस भी बढ़ने हैं और वो यूज़ भी उतनी नहीं होने वाली है। राइट। तो वहाँ पर हम प्ले करते हैं, आप एक गाड़ी रखो अपने डेली यूज़ के लिए और 2-3 गाड़ियाँ अपनी शौक के लिए आप हमारे प्लेटफॉर्म पर लो एंड यू आर सॉर्टेड, योर लाइफ स्टाइल इज सॉर्टेड। 2-3 गाड़ियाँ ले सकते हैं अपने शौक ये के एक एक टिकट ले सकते हो 1/12। फॉर एग्जाम्पल फॉर्च्यूनर 4 लाख की ले लो आप, ठीक है, मिनी कूपर भी 4-5 लाख की ले लो, तो दोनों मिला के 8 लाख रुपए हो गए, ठीक है। एक बड़ी गाड़ी होगी, एक छोटी गाड़ी होगी। और अगर आपको शौक है एक डिफेंडर ले लो 10 लाख रुपए की। फर्क कोई 10 लाख रुपये लगा रहा है तो वो तो बहुत अमीर हो गया। वो तो इंडिया में अगर आज इंडिया का एवरेज आप प्रति व्यक्ति आय देख लो तो 7 लाख रुपये भी नहीं है। सर मैं पूरे इंडिया को तोड़े बेसे जा रहा हूँ, 125 करोड़ तो इंडिया में। फर्स्ट अंडरस्टैंड कीजिए कि जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है 25 करोड़ इंडिया में हाउस होल्ड है, उसमें से 8% लोगों के पास गाड़ियाँ हैं। तो पहले ही आप मार्केट को कट करके 2 करोड़ हाउस होल्ड तक ले आओ। ये 2 करोड़ हमारा मार्केट है जिनके पास ऑलरेडी फर्स्ट कार है। इन 2 करोड़ लोगों को सेकेंडरी कार चाहिए, जिसके पास खुद का घर है, खुद की गाड़ी है। नाउ दे आर बेसिकली नीड ए लाइफस्टाइल कार। बट वो तो रेंट पे ले लेगा ना, 2 लाख रुपए क्यों लगाएगा, 10 लाख रुपए क्यों लगाएगा। वही तो मैं बोल रहा हूँ। 10,000 रुपये की रेंट पे आज एक मतलब आज 15,000 रुपये की रेंट पे आज एक BMW मिल जाती है एक दिन में। ओके, 15,000 रुपए की रेंट रेंट पे पे एक दिन- BMW जो हाँ। आपको मिलती है, BMW सिर्फ आप नाम बोलने से नहीं होगा, कौन से ईयर की परचेज है। हाँ। राइट। आप 10 साल पुरानी BMW को ऑब्वियसली खरीद भी सकते हो, BMW 3 सीरीज उस समय की, तो वो ब्रांड से नहीं होता। आप एप्पल टू एप्पल कंपेयर करो, इट्स लाइक iPhone 10 वर्सेस iPhone जो भी लेटेस्ट नहीं, वर्जन जस्ट मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आज 10 लाख रुपए क्यों लगाऊंगा या 5-6 लाख रुपए क्यों लगाऊंगा। मेरे को 30 दिन ही चलानी है पूरे महीने। ड्रीम कार क्या है? मान लो BMW है, ओके मुझे BMW लेनी है, ओके टॉप मॉडल जो चाहिए। ओके। BMW में कौन सी है? BMW X5, X7? हाँ, X5 वाली है। चलिए X5 की मैं अप्रोक्स प्राइस बता देता हूँ, मेरे को प्राइस चेक करनी पड़ेगी। सपोज 96 लैक्स है, डिवाइड बाई 12 कीजिए आप, तो अराउंड 8 लाख रुपीज़ आया। आपने 8 लाख रुपीज़ दिया, अब आपको फ़ायदा क्या है? आप ये बोल रहे हो कि मेरे को 8 लाख देके फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये, आप 150 डेज कैलकुलेशन करो। 8 लाख डिवाइडेड बाई 150 डेज। बट इतना मैं चलाऊंगा नहीं ना, आप समझो। अब मैं समझ रहा हूँ सिर्फ कि आज मेरे को घर जाना है, मैं घर जाऊँगा 3 दिन के लिए मैक्सिमम, क्योंकि आज अगर मेरे जैसे बंदा 3 दिन के लिए घर जाएगा, क्योंकि मैं आपका एक ऑडियंस हूँ, मैं आपका एक प्राइम कस्टमर हूँ, ठीक है। यहाँ पे 4 जने बैठे होंगे, 4 जने नहीं होंगे, बट मैं रहूँगा। तो मैं घर जाऊँगा, मैं 40,000 रुपये लगाऊंगा, मेरे को BMW मिल जाएगी, क्योंकि मैंने अभी करा है जस्ट ऐसा। मैं गया, मैं BMW लेके गया, 40,000 रुपये मैंने उसको 4 दिन का रेंट दिया। मैं गया, काम हो गया, मैं वापस आ गया 40,000 रुपये में। मैं बार बार तो घर जा नहीं रहा हूँ, साल में 2 बार जाऊँगा, तो 80,000 रुपये में मेरा काम हो गया अच्छा खासा। तो मैं 5 लाख रुपये क्यों इन्वेस्ट करूँगा? वो 5 लाख रुपये मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करूँगा ना। तो आपने कितने दिन यूज़ किया? 4 दिन। 4 दिन यूज़ किया और यहाँ पे आप 150 डेज यूज़ कर रहे हो। लेट्स कंपेयर एप्पल टू एप्पल। आपका यूजेज है नहीं है वो बाद में बात करते हैं, मैथ्स पहले निकाल लेते हैं। 4 डेज में आपने कितना दिया? वो तो आप आपकी गणित लगा रहे हो, सुन लो, क्योंकि मैं एक नॉर्मल यूज़र हूँ, मैं CNU
हाँ। मैं मेरे को मैथ्स में स्ट्रांग नहीं हूँ, मेरे को कुछ नहीं आता, मैं एक नॉर्मल आदमी हूँ, वो इतना दिमाग नहीं लगाएगा उस टाइम दिमाग पे। पूरे लगाते हैं सर। आप ये देखिए कि आपने बोला यूज केस सिर्फ 8 दिन का है, लोगों के यूज केस 2-2 महीने के हैं, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम है। और लोग 8 दिन घर में साल में नहीं जाते हैं, साल में 30 से 60 दिन जाते हैं, राइट। तो मैथ्स कहीं आपका गलत है कि 8 दिन की बात कर रहे हो। अगर किसी का होम टाउन है, 100% बंदा 30 से 60 दिन मिनिमम जाता है, 30 दिन तो जाता ही जाता है। और कभी वर्क फ्रॉम होम का कल्चर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि लोग तो ऑलमोस्ट हमारे यहाँ जो यूज़ केसेस हैं हर महीने ही 4-5 दिन जाते हैं। तो 5 दिन अगर महीने के पकड़ो तो आप 60 दिन का यूजेज है उनका। अगर 60 डेज का यूजेज है, आपने लगाया 10,000 रुपये, 6 लाख रुपये आपने रेंट पे दे दिए, राइट। 6 लाख रुपये आपने रेंट पे दे दिए। वो गाड़ी जिसकी 10,000 रुपये रेंट आप बता रहे हो, आप मैं पॉडकास्ट में क्लेम कर रहा हूँ कि वो कार की वैल्यू नॉट मोर देन 30 लाख होगी, क्योंकि आप एक रीसेल कार की रेंट की बता रहे हो। क्योंकि जो आपको 10,000 में BMW दे रहा है वर्सेस आप 96 लाख की X5 ले रहे हो, वो आप एप्पल टू एप्पल कंपेयर नहीं कर रहे हो। यू गॉट माई पॉइंट। 10,000 में फॉर्च्यूनर नहीं मिलती है, आप BMW की बात कर रहे हो। 10,000 रुपये में आज के डेट में रेंट पे आप BMW मिलेगी 5-10 साल पुरानी गाड़ी, बेसिक वर्जन BMW का ब्रांड रहे। बट उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है? फ़र्क पड़ता है भाई। आप एप्पल का आप iPhone 10 चलाओ वर्सेस iPhone, जिसको पता है कि मतलब BMW X5 क्या है, क्या लेटेस्ट कार है, लेटेस्ट ये है। तो अगर ट्रेवल ही करना है तो मैं कैब में ही कर लूँगा ना, क्या फ़र्क पड़ता है। मैं पहुँच तो जाऊँगा ही ना। इसका एक एग्जांपल आया था कि कोई उनका नाम मैं भूल गया, बहुत बड़े बंदे हैं, तो उन्होंने एक जूतों का शोरूम खोला। उन्होंने बोला कि मैं लोज मतलब जो नॉर्मल जूते मिल रहे हैं 3-4 हज़ार रुपये के, उससे थोड़ी सी प्राइस ऊपर रखूँगा और जो हाई एंड प्राइस है उससे थोड़ी सी नीचे रखूँगा, तो लोग मेरे पास बहुत सारे आएंगे। तो होने क्या लगा कि वह कि लोग ये बोलने लगे कि यार अच्छा हम 4,000 रुपये दे रहे हैं तो 7,000 का नया जूता क्यों नहीं खरीद लिया। तो यहाँ पे बात ये आ रही है कि यार मैं आपकी नई गाड़ी से मेरे को क्या फ़र्क पड़ रहा है, और मैं अगर मेरे को फॉर्च्यूनर चाहिए तो फॉर्च्यूनर में दिन के 5,000 रुपये रेंट पे आराम से चला सकता हूँ। सर पहले आप मैथ्स ठीक करो। 5,000 रुपये रेंट में महिंद्रा थार मिलती है, फॉर्च्यूनर तो दूर की मैंने लिए सर, मैं दिल्ली में गाड़ी चला रहा हूँ। ले सकते हो आप, बट वो फॉर्च्यूनर, लेटेस्ट फॉर्च्यूनर ऑटोमेटिक गाड़ी 5,000 रुपये पर नहीं 4,500 रुपये आप अभी गूगल करके मेरे को दिखा दो रेंट। नहीं, मैं मतलब नेटवर्क का है कि भाई वो बंदा गाड़ी देता है। आई एम टेलिंग यू 10,000 रुपीज़ के नीचे फॉर्च्यूनर पुरानी गाड़ी नहीं मिलेगी। वो गाड़ी भी 5-10 साल पुरानी रहेगी, राइट। और हमारे वेबसाइट पर आपको बेनिफिट पता लग जाएगा कि कैसे 5 गुना सस्ती है, 5 to 10 टाइम्स। नहीं, मेरा सवाल ये है कि मैं इतना पैसा क्यों लगाऊं एक साल? अगर आपकी ज़रूरत सिर्फ साल में 2-4 बार है, हाँ। आपको रेंट पे जाना चाहिए, राइट। अगर आपकी ज़रूरत सालाना रेगुलरली यूज़ करने की है, चाहे BMW आपको X5 चाहिए एंड आपने इतने पैसे कमा लिए कि भाई अब तो मेरी BMW ही नेसेसिटी है, रेगुलर कार है मेरी, लोगों की है बहुत, तो वो आपकी डेली यूज़ कार है, तब आपको ओनरशिप में जाना चाहिए 100%। बट अगर आपको लगता है कि साल में 30 दिन या 60 दिन के लिए मेरे को कार चाहिए, उसका सोल्यूशन हम देते हैं। उसका सोल्यूशन आप देना। हाँ, अगर आपको 2-4 दिन के लिए रेंट में चाहिए, 1 साल के लिए, मतलब 1 साल में 2-4 दिन 100% आपको रेंट पे जाना चाहिए। बट अगर मान लो कि आपने 4 लोगों को गाड़ी दी, 4 लोगों को गाड़ी दी, एक ने एक्सीडेंट कर दी, पूरी डैमेज हो गई गाड़ी, एंड मेरे को सेम टाइमिंग पे गाड़ी चाहिए नेक्स्ट टाइम, करेक्ट, नेक्स्ट दिन। तो इसी के लिए प्लेटफॉर्म के रूल्स हैं, रेगुलेशन है, टेक्नोलॉजी है, लीगलिटीज है। दैट्स व्हाई यू नीड ए प्लेटफॉर्म टू आंसर दोज क्वेश्चन। यू हैव आस्क्ड वन क्वेश्चन, कस्टमर आस्क्ड अस 25 क्वेश्चंस कि ये होगा तो क्या होगा, ये होगा तो क्या होगा, एंड उन सब का सॉल्यूशन हमने कहाँ से लिया है? या तो टेक्नोलॉजी से लिया है, या लीगलिटी से लिया है, या हमने पॉलिसीज से बनाया है। आप एक प्लेटफॉर्म या बिजनेस या सर्विस ऐसे ही बना सकते हो। आपको सॉल्यूशन क्या देना है? आपको सॉल्यूशन देना है कि भाई हमारे टेक में, ऐप में ऐसा फंक्शन है, आप हमारी लीगलिटीज़ में, कॉन्ट्रैक्ट में ये नियम है, पॉलिसीज हमारी ये है। इस तरीक़े से आप एक प्रोडक्ट के सॉल्यूशन दे पाओगे। आई डोंट वांट टू आंसर द एग्जैक्ट क्या आपने क्वेश्चन पूछा, क्योंकि अगर आप पूछोगे तो पॉडकास्ट 4 घंटे चला जाएगा। इंडिया में कितने % लोग लग्जरी कार यूज़ करते हैं? कितना बड़ा मार्केट है? सिर्फ 5%, 95% लोगों के पास बेसिक कारियाँ हैं 10 लाख से कम की, जिसके मोस्टली जो मतलब कंपनी सेल करती है वो मारुति, हुंडई एंड टाटा है, राइट। आप पूरे लग्जरी ब्रांड्स को ले लो, मर्सिडीज, BMW, ऑडी, JLR एंड ऑल, एवरीथिंग पुट टुगेदर लेस देन 5%। ओके, ठीक है, बट हमारा मार्केट वो 5% वाला नहीं है। हमारा मार्केट है ये 95% को वो
5% की लाइफस्टाइल लेना ओकेजनली, बिकॉज आप देखो हर नॉर्मल बंदा भी साल में 1-2 बार 5 स्टार होटल जाता है, 2-4 बार जाता है। क्यों जाते हो आप? ऐसे लग्जरी हाँ, जीने के लिए। तो उसको सी आज लग्जरी कार, प्रीमियम कार, ये आपका पर्सनल ब्रांडिंग में आती है। लाइक अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हो, अगर आप आपकी इवन कोई जॉब भी कर रहे हैं और वो अपने आप की कोई नेटवर्किंग इवेंट पे जाते हैं, राइट, उनको भी पर्सनल ब्रांडिंग के लिए एक कौन सी गाड़ी से बंदा उतर रहा है। आपके सारे इवेंट्स आजकल 5 स्टार होटल में होते हो, वहाँ पे अगर आप कैब से उतरते हो ना, तो फिर आपकी बैंड बज जाती है इज्जत के, राइट। तो वो प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। बहुत सारे यूज़ केसेस में बताता हूँ आपको, जैसे कि मैंने बताया कि लोगों को रोड ट्रिप, आजकल अगर आप दिल्ली में हो तो मतलब रोड ट्रिप का लोगों को आजकल बहुत ज़्यादा रहता है, राइट, यंगस्टर खास करके। और वहाँ पर महिंद्रा थार ऐसी है कि महिंद्रा थार मतलब काफ़ी डिमांड है यंगस्टर के लिए। राइट, हाँ। फिर अगर बैंगलोर में बात करो आप, तो बैंगलोर में लोगों को आज के डेट में ट्रैफिक बहुत हाई है। बैंगलोर का ट्रैफिक तो आपको पता है, राइट। अब इस ट्रैफिक में या तो आप अपना दिमाग खराब करो या एक लग्जरी गाड़ी में एंजॉय करो, आराम से बैठ करके अपना काम करो, म्यूजिक एंजॉय करो, राइट। वो 2 घंटे की ट्रैफिक आपको ट्रबल नहीं करेगी। और ये क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आप रेगुलर ट्रैफिक में नहीं जाते हो, क्योंकि आपका नीड ऑफ आजकल बैंगलोर में ट्रैफिक ड्यू टू जूम मीटिंग्स, ड्यू टू हार्डली पीपल ट्रैवल, राइट। उसके बाद भी इतने ट्रैफिक है, हाँ, राइट। वर्क फ्रॉम होम है, काफ़ी जूम मीटिंग काफ़ी हो रही है, लेकिन फिर भी मतलब साल में कोई 30 या 60 दिन लोगों को जाना पड़ता है कोई मीटिंग में। आप उस समय अगर उस गाड़ी को यूज़ करते हो, आपका लाइफस्टाइल, आपका सोचने का तरीका बदल जाएगा। तो जितने भी अमीर लोग हैं वो तो इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ रखते हैं, वो आपका टारगेट ऑडियंस नहीं है। सी लग्जरी जो है सब्जेक्टिव है, जिनके पास मर्सिडीज है, राइट। सो हम क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, हम एक अफोर्डेबिलिटी ऑफ मनी वन ऑफ द प्रॉब्लम है। सेकेंड प्रॉब्लम है अफोर्डेबिलिटी ऑफ टाइम। आपके पास 100 करोड़ रुपए हैं, आप 3-4 गाड़ियों के ओनर हैं, लेकिन आपको लगता है कि यार मैं ये गाड़ी भी इंजॉय करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। अफोर्डेबिलिटी ऑफ टाइम, टाइम है आपके पास कि 4 गाड़ियों के बाद 5वीं गाड़ी को आप टाइम दे सको? नहीं दे सकते ना। वहाँ पर आपको जो पैसा नहीं बचाना, आपको टाइम बचानी है। एंड वहाँ पर भी जो लोग हैं उनको इस तरह की लग्जरी कार, जैसे कि 3-4 करोड़ के रेंज की, वो भी हमारे कस्टमर हैं। और वो बड़ा मार्केट नहीं है, लेकिन फिर भी वो काफ़ी बड़ा मार्केट है हमारे लिए। तो ये आपका एंटरप्रेन्योर माइंडसेट आया कहाँ से, मतलब? सो ये तो मेरे ख्याल से बचपन से था। बचपन से ही सोचता था यार इंडिया में 100 करोड़ लोग हैं, 1-1 रुपये दे तो 100 करोड़ रुपये पॉकेट में आ जाएंगे। हाँ। तो वो तो मतलब क्लास 5 में ही थॉट्स आ गया था। तो आज कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है तो आप उसको क्या बोलना चाहते हैं कि मतलब क्या उस पर क्या होना चाहिए कि वो एंटरप्रेन्योरशिप कर सकता है? सी एंटरप्रेन्योरशिप कोई कर नहीं सकता है। देखिए आपको मतलब एंटरप्रेन्योरशिप बोलो तो 2 तरह के लोग मैंने देखे, काफ़ी सारा नेटवर्किंग इवेंट में गया हूँ। एक होते हैं ऑब्सेस्ड विद द प्रॉब्लम, कि भाई एक अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं है कि मेरे को कोई लाइफस्टाइल जीनी है या कुछ करना है, बड़ा पैसा कमाना है। उनको पीपल आर रियली ऑब्सेस्ड टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। मतलब मे बी कोई प्रोडक्ट या कोई इंजीनियरिंग प्रोडक्ट बना रहे हैं, मे बी इन हेल्थ केयर और समथिंग। सो वो एक सेगमेंट है। और एक है हमारा मारवाड़ी सेगमेंट, जिनको प्रॉब्लम सॉल्व तो करनी है बट पैसे बना के। हाँ, वो प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं करनी है जिसमें पैसे नहीं बन सकते, राइट। तो वो एक अलग माइंडसेट है कि भाई इसमें कितना बड़ा पैसा बन सकता है प्रॉब्लम सॉल्व करके, कि भाई ये है। तो वो ये दोनों में से कुछ होना चाहिए आपको। अगर आपको कोई ऑब्सेस्ड है, आप कोई प्रोडक्ट और इसके पीछे, और या फिर आपके सपने बड़े हैं, दो में से एक चीज़ होनी चाहिए एंटरप्रेन्योरशिप। तो आपको क्या मोटिवेट करता है? ऑब्वियसली हमको बड़े पैसे कमाने, छोटे मोटे पैसे, काफ़ी बड़े पैसे वो भी थे, वो तो हमने कैलकाटा में बना लिए। और कितना पैसा? इट्स मतलब आपने बोला छोटा बड़ा नहीं बड़ा पैसा, तो देखो कितना करोड़ों पैसा? में ही होता है, हाँ, लाखों में तो होता नहीं हाँ। है। तो करोड़ों में ही होते हैं। इवन मैंने बोला ना कि खुद का घर, खुद की ऑफिस और खुद की गाड़ी और खुद के सब कुछ होना, वो एक सेटलमेंट है। तो वो 10 करोड़ के नीचे तो नहीं हो सकती, राइट। तो वो एक सेटलमेंट स्टेज है, फर्स्ट लाइफ ऑफ द, मतलब अगर हम अपनी कम्युनिटी की बात करें तो एक 10 करोड़ इज इन द ईयर 2010, ये एक नंबर्स था कि यहाँ आप पहुँच गए हो ओवरऑल वेल्थ में, तो यू आर ए सेटल्ड पर्सन। अब उसके बाद फिर आपको देखना है कि आगे आपको क्या एस्पिरेशन है, नहीं है। तो अभी आपको जो शार्क टैंक में जो फंडिंग मिली है, तो आपने फंडिंग लिया है, पूरा पैसा लिया है? वो अभी ड्यू डिलीजेंस चल रहा है। शार्क टैंक में ड्यू डिलीजेंस काफ़ी लंबा चलता है सर। कितने महीने हो गए उनको? और कितने महीने? ऑलमोस्ट 6 मंथ सर। 6 मंथ्स। हाँ, तो अभी तक ड्यू डिलिजेंस नहीं हुआ है वो? ड्यू डिलीजेंस चलता है, वो भी स्लो है, हम भी स्लो है।
हम भी अपने मतलब काफ़ी ट्रैक्शन आया शार्क टैंक से, तो उसके बाद हम भी बिजी हो गए बिजनेसेस में। तो मतलब सेल्स इज़ मोर प्रायोरिटी, तो बीच बीच में जो मेल आता है हम रिप्लाई दे देते हैं उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है। तो इसमें रेवेन्यू मॉडल एक लास्ट बता दीजिए, इसमें रेवेन्यू मॉडल क्या है आपका? रेवेन्यू मॉडल हम एनुअल मेंटेनेंस चार्ज लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं यूज़ केस देता हूँ आपको डिफेंडर की, तो डिफेंडर अगर 1 करोड़ 20 लाख की गाड़ी है, आपने 10 लाख दिए, मैंने 20 लाख दिए, ऐसे करके 1 करोड़ 20 लाख डीलर के पास चले गए। तो अब आपको 150 डेज़ गाड़ी यूज़ करनी है, तो आप अभी हमको 1 लाख रुपए एनुअल मेंटेनेंस चार्ज दोगे। तो ऐसे 12 टिकट से हम 12 लाख रुपए AMC लेंगे। ओके। ये हमारा ग्रोस रेवेन्यू है। इस रेवेन्यू से हम क्या करेंगे, इंश्योरेंस का हमारा 2 से 3 लाख का खर्चा है, फिर गाड़ी का पिकअप एंड ड्रॉप का 2 लाख रुपए के आसपास ड्राइवर कॉस्ट, क्लीनिंग कॉस्ट है, फिर हमारा गाड़ी का सर्विस कॉस्ट है 2-3 लाख रुपए। ऑन एन एवरेज वी मेक 40% ग्रोस मार्जिन। अगर 12 लाख कमाए तो अराउंड समझ लो आप 5 लाख रुपए हमारी मार्जिन है, 6-7 लाख हमारे टोटल खर्चे हैं उस गाड़ी को वो सर्विस पूरा कंप्लीट करने में। और कितनी बड़ी इंडस्ट्री होगी, कितना बड़ा मार्केट होगा इसका? सर ये तो अभी कोई भी जज नहीं कर पा रहा है। मैंने काफ़ी इन्वेस्टर्स को पिच किया है, किसी को समझ में आता है, किसी को नहीं आता है, राइट, क्योंकि इसका कोई ग्लोबल भी प्रूफ नहीं है, ग्लोबली कोई बेंचमार्क नहीं है। मैक्सिमम आप US, यूरोप, चाइना किधर भी आप देखो, सब जगह आपको लीजिंग मॉडल सक्सेसफुल है। लाइक लोग लीज पर ही ये करते हैं। अब इंडिया में लीजिंग मॉडल, रेंटिंग मॉडल सक्सेसफुल नहीं है। उसका सबसे बड़ा कारण है यहाँ पे गाड़ी बहुत कॉस्टली है, राइट। तो एक तो आप जो गाड़ी यहाँ पे 80 लाख में लेते हो, यूरोप में आपको 40 लाख में मिल जाएगी, राइट। यहाँ पे टैक्सेस बहुत यहाँ हाई पे है। टैक्सेस बहुत हाई हैं, तो वो उसके कारण से एक रेंटिंग और लीजिंग कंपनी को पैसे बन नहीं पाते। और दूसरे, इंडिया का मार्केट कम्प्लीटली डिफरेंट है इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा इनकम वर्सेस US एंड यूरोप। तो इसके कारण से यहाँ पे इंडिया स्पेसिफिक सॉल्यूशन है ये फ्रैक्शनल ओनरशिप, क्योंकि एक लार्ज पॉपुलेशन, मतलब यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी भी काफ़ी है, तो एक कम्युनिटी बन सकती है। अब अगर मैं US की बात करूँ तो लोग काफ़ी दूर दूर रहते हैं, तो वो एक वहाँ पे मॉडल वर्कआउट ही नहीं करेगा। और सिंस US ने ये मॉडल वर्कआउट नहीं करेगा, इसलिए ग्लोबली कोई कंपनी नहीं है। ये इंडिया स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, इसलिए इंडिया के लिए सॉल्यूशन है। यहाँ से सक्सेस होगा तब ये ग्लोबल जाएगा। एब्सोल्युटली। एक लास्ट कोटेशन फॉर एंटरप्रेन्योरशिप आपके हिसाब से क्या बोलना चाहते हो आप? अभी तो मैं क्या बोलूँगा, अभी तो मैं भी इसी जर्नी में हूँ, राइट। आई डोंट वांट टू कि मैं कुछ ज्ञान दूँ, टू बी ऑनेस्ट। अभी तो एक ही चीज़ मैंने सीखी है कि इट्स ऑल अबाउट एग्जीक्यूशन। आप कितना भी मतलब ड्रीम देख लो या कुछ भी आइडिएशन कर लो, अल्टीमेटली एग्जीक्यूशन ही सब कुछ है। और एग्जीक्यूशन भी बहुत गंदी वाली एग्जीक्यूशन, लिटरली गंदी वाली एग्जीक्यूशन इन द सेंस कि मतलब अच्छे से कर पाते हो तो फिर वो बिजनेस बनता है, नहीं तो नहीं बनता है। किसी ने एक बात बोली थी, बिजनेस और पैसा बनाने के लिए बहुत टाइम देना पड़ता है, 15-20 साल एटलीस्ट। क्या ये सही है? नहीं, ईयर की बात नहीं करूँगा, टाइम तो बहुत देना पड़ता है, लेकिन डिपेंड करता है। अगर आप सही इंडस्ट्री, सही टाइम पर, सही जगह हो तो वो 4 साल में भी पॉसिबल है। पॉसिबल है 4 साल में भी पॉसिबल है, 4 ईयर्स में भी। बट हो सकता है आपका पीछे का एक्सपीरियंस ज़्यादा हो, और सबका इकोसिस्टम अलग अलग है। लाइक अगर कोई 20-22 साल का, उसने सही इंडस्ट्री, सही जगह, सही प्लेस में कर लिया, तो वो 30 साल के पहले भी यूनिकॉर्न फाउंडर है, राइट। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द टाइमिंग, इट्स ऑल अबाउट टाइम। मैं एक बुक लिख रहा हूँ, मैंने बुक लिखी है, अभी शायद 4-5 दिन में लॉन्च हो जाएगी। बुक का नाम है योर कंपनी इज गोइंग टू शट डाउन। ओके। मतलब आपकी कंपनी का अंत होना तय है। मतलब देखा गया है कि आज कोई भी फाउंडर जो सपना देखता है वो ये देखता है कि मेरे मरने के बाद मेरी कंपनी चलती रहे, बट वो शायद अभी है नहीं। हाँ, क्योंकि कोई भी कंपनी बनती है और वो कंपनी बंद हो जाती है कुछ टाइम में। ओके। तो वो बुक हमने इसलिए लिखी है ताकि एक एंटरप्रेन्योर को, एक फाउंडर को ये चीज़ मिल सके कि यार इस कंपनी को लॉन्ग टर्म तक चलाना कैसे है। देखिए, इवन ह्यूमन लाइफ का भी परमानेंसी नहीं है, नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड। सो एनी कंपनी और एनी थिंग विल हैव ऑब्वियसली ए सर्टन पीरियड ही रहता है। बट आप एक कंपनी बना करके एक ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हो। जैसे क्या आपको लगता है टाटा ग्रुप कभी ख़त्म होगा? नहीं होगा। नहीं होगा, तो वो चलता रहेगा। हाँ, सो बुक ये उसी पे है कि भाई इतनी बड़ी आपको लेगेसी बिजनेस कैसे बनाना है। करेक्ट। तो एक बिजनेस बनाओगे, वो बिजनेस बंद भी हो सकता है, बट अगर आपने एक ऑर्गेनाइजेशन बना दिया, एक कल्चर बना दिया, एक मल्टीपल बिजनेसेस बना दिए, एक ब्रांड बना दिए जिसमें 10 तरह के प्रोडक्ट एंड सर्विस हैं, तब आप वो एक लॉन्ग टर्म चल सकता है। आप रहो नहीं रहो, उसके ट्रस्टी रहेंगे, उसके बोर्ड रहेंगे, उसके इन्वेस्टर्स रहेंगे, एवरीथिंग इज पॉसिबल।
संजीव सर, इसमें एक चीज़ बताओ कि है ना, मतलब कौन कौन सी कार मिल सकती है? ओके, सो स्टार्टिंग फ्रॉम महिंद्रा थार, जो अभी महिंद्रा थार रॉक्स लॉन्च हुई है, जो कि 5 सीटर महिंद्रा थार है, वो काफ़ी मार्केट में अभी बूम पर है। उसकी बुकिंग स्टार्ट होगी नेक्स्ट मंथ से। ओके, सो हमारे पास ऑलरेडी वेट लिस्ट में अराउंड मोर देन यू कैन से 20 into 10 टिकट्स ऑन एन एवरेज 200 कस्टमर्स हैं। वाओ। तो 200 कस्टमर्स वेट लिस्ट में है जो जिसकी उन्होंने बुकिंग करा रखी है। ये नेक्स्ट मंथ में ये कार निकलेगी। तो अराउंड आप समझो महिंद्रा थार रॉक्स का टॉप एंड वेरिएंट 24 lakhs के आसपास आएगा, प्लस माइनस 3-4 lakhs, डिपेंड्स ऑन 4x4 और समथिंग। लेट्स कैलकुलेट 24 lakhs रुपीज़। सो आप 2 लाख रुपए में महिंद्रा थार रॉक्स को एंजॉय कर सकते हो 2 lakhs रुपीज़ में, सिर्फ 2 वो भी लाख में? 5 साल तक। 5 साल तक? 5 साल तक 30 days एवरी ईयर, उससे ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती इस तरह की कार की। राइट। तो इसके अलावा जो अभी हमने देखा है महिंद्रा XUV 700, वो एक 7 सीटर कार काफ़ी अच्छी है। मतलब लोगों को कैपेसिटी का प्रॉब्लम है, सबके पास छोटी गाड़ी है, तो वहाँ पर हमने महिंद्रा XUV 700 ऑलरेडी हमारे प्लेटफॉर्म पर लास्ट 3-4 महीने में 7 गाड़ियाँ सेम कलर की लॉन्च हुई है। सेम कलर, सेम मॉडल, सेम कार। उसके अलावा फॉर्च्यूनर एक लाइक स्ट्रॉन्ग कार है, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, पर्सनल ब्रांडिंग के लिए एक आपका ऑरा ही अलग हो जाता है अगर आप फॉर्च्यूनर से उतरते हो। राइट। खास करके दिल्ली NCR में, मतलब फॉर्च्यूनर का एक अलग लेवल है, राइट। अलग क्रेज़ है। फिर अगर आपको थोड़ा सा माइलेज देखना है, अच्छा फॉर्च्यूनर आपकी अराउंड आप समझ लो लीजेंडर आ जाएगी 54 lakhs के आसपास, तो रफली अराउंड 4.5 lakhs में। ओके। मैं प्राइसिंग भी बता देता हूँ। हाँ। एंड उसके बाद आपकी XUV 700 2 से 2.5 लाख रुपए में, अराउंड 5 साल तक के लिए? 24 से 30 लाख। 5 साल तक सेम नंबर प्लेट कार, वाइट प्लेट कार, नो लोगो प्रोराटा, बिकॉज यू आर द ओनर एंड आप सेम कार अगेन एंड अगेन 5 साल तक यूज़ कर रहे हो। 5 साल बाद रीसेल वैल्यू भी आपको मिलती है। ओके, स्कॉर्पियो एन है, वो भी अराउंड आप समझ लो 30 लाख की 2.5 lakhs के आसपास में आ जाएगी, टॉप मॉडल, राइट, 2.5 lakhs में। देन अगर आप मिनी कूपर की बात करो, मिनी कूपर ने अभी नया लॉन्च किया है रफली अराउंड 54 lakhs के आसपास, तो वो भी अराउंड आप समझ लो 4.5 lakhs में आ जाएगी राइट। मिनी कूपर। अप टू 5 lakhs पकड़ लो, टॉप मॉडल 5.5 lakhs तक के आसपास है। जिनको मिनी कूपर का क्रेज़ है उनको पता है कि भाई ये रेगुलर यूज़ के लिए नहीं है, ये फ़न कार है। 5 लाख रुपए में अगर हमारा पर्पस फुलफिल हो रहा है तो इससे बढ़िया कुछ नहीं है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो डिफेंडर है, लैंड रोवर डिफेंडर, थोड़ी डिफरेंट कार है एंड उसका अलग क्रेज़ है। अभी अराउंड 1.2 करोड़ टू 1.8 करोड़ तक का है। सो 10 लाख से 15 लाख रुपए, डिपेंड्स ऑन द वेरिएंट, आप कौन से स्टेट में उसका रजिस्ट्रेशन कॉस्ट क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है, वेरिएंट और रजिस्ट्रेशन टैक्स के ऊपर। तो 10 से 15 लाख रुपए में आपको डिफेंडर के शौक आपके पूरे हो जाएंगे। देखिए आपका ड्रीम जो है ना, लोगों की ड्रीम फुलफिल ही नहीं हो पाती। नहीं आप जब तक अगर एक ड्रीम को फुलफिल नहीं करोगे तब आप दूसरी ड्रीम नहीं देख पाओगे। राइट। आपको एक ड्रीम कंप्लीट करनी पड़ेगी, तभी आपके सपने बड़े होंगे। राइट। आप मिनी कूपर लोगे, फिर डिफेंडर लोगे, तब आप फिर मान लो जी वैगन, सबके अलग अलग लेवल ये हैं। तो एक सपने ही देखते रहोगे तब फिर वो पूरी लाइफ उसमें ड्रीम में ही चलेगी। राइट। सो हमारा बिजनेस मॉडल ही है, हम सपने आपके आज साकार करेंगे। वाह। आज आपने ड्रीम कार आप आज लो ना, आज एंजॉय करो, एक साल एंजॉय करोगे, बाद में वो आपको मज़ा भी नहीं आएगा। नहीं आएगा। राइट। तो ड्रीम का भी वैल्यू उतना ही है, लेकिन आपके दूसरे सपने ओपन हो गए, राइट। अब मैं और बात करता हूँ 2-3 कार की, जैसे कि अभी जो काफ़ी अच्छा जा रहा है, एक हाई क्रॉस है, उसमें माइलेज काफ़ी अच्छा है। इट्स ए हाइब्रिड मॉडल, हाँ। इनोवा इनोवा हाई क्रॉस आता है, राइट। नई वो लेटेस्ट है आपकी ये। अराउंड टॉप मॉडल 36 lakhs की है, वो आपको 3 लाख में आ जाएगी। और जिनका ट्रेवल थोड़ा ज़्यादा है, जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वो हमारे कस्टमर्स हैं। तो वो काफ़ी इंडिया में उनको ओकेजनली चाहिए, कोई इवेंट्स अटेंड करना है या कहीं ये है, तो वो हमारा काफ़ी अच्छा यूज़ केस है। तो हाई क्रॉस हो गई। फिर एक जीप रैंगलर है, सो जीप रैंगलर का भी काफ़ी अच्छा है, अराउंड 6 lakhs के आसपास में आपको जीप रैंगलर रूबिकॉन मिल जाएगी, राइट। देन फिर आपको अराउंड इन द, अगर एकदम ही अर्ली स्टेज, अभी हमने स्टार्ट नहीं किया बट काफ़ी डिमांड है, विच इज़ क्रेटा एंड सेल्टोस। तो लोगों के पास क्रेटा सेल्टोस को भी, क्योंकि उनको ओकेजनली चाहिए, राइट। बहुत सारे कस्टमर ऐसे हैं जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, अब उनको पार्किंग की प्रॉब्लम है, तो उनको कभी कभार चाहिए, तो वो क्रेटा और सेल्टोस भी अराउंड 1.5 लाख रुपए में आ जाएगी। तो अगर मैं टॉप मॉडल अप्रोक्स 18 lakhs की बात करूं, तो ये प्राइस पॉइंट पर आप
उनसे पूछो जिनको गाड़ी ओकेजनली चाहिए, उनको समझ में आ जाता है कि भाई ये मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। एंड ये डेटा हमारे पास आया है, हमने 10,000 लोगों से ज़्यादा वेटलिस्ट ज्वाइन करके रखे हैं लोग। हम ग्रुप बना रहे हैं, थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि ये स्कैटर्ड डिमांड है, अक्रॉस द कंट्री है, राइट। हमको एक मार्केट में ज़्यादा डिमांड होने से हम जल्दी बड़ा बिजनेस बना पाते हैं, बट ठीक है, वो भी हम कर रहे हैं कि किस तरीक़ा से हमने टेक्नोलॉजी डेवलप की है कि हम कैसे ग्रुप भी कंप्लीट कर पाएंगे अब। और क्या क्या यूज़ केसेस होते हैं इसके, मतलब? यूज़ केसेस तो मैंने बताया कि एक सबसे बड़ा यूज़ केस है, लोगों को ऑफ रोडिंग या फिर रोड ट्रिप पे जाना बहुत पसंद है। चाहे बेंगलोर में हो, आप कितने अच्छे जगह हैं, राइट, आप उनको एक्सप्लोर करने के लिए अच्छी गाड़ी तो जाओगे ना, राइट। तो अच्छी गाड़ी रेगुलर जो आप डेली यूज़ करते हो वो नहीं है, वहाँ पर आपको महिंद्रा थार जैसी गाड़ी चाहिए, थोड़ी रफ एंड टफ, राइट। उसका मज़ा, आपको कुर्ग जाने का मज़ा महिंद्रा थार में आएगा, राइट। आप कुर्ग चले जाओ अगर अपनी रेगुलर कार में, तो वहाँ पे मज़ा नहीं है। तो वो जो मतलब आप रोड ट्रिप और या बाहर घूमने जा रहे हो, चाहे दिल्ली एनसीआर में हो या मुंबई में हो या बैंगलोर में हो, वी हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस फॉर यू, फ्रॉम महिंद्रा थार टू XUV 700 टू जीप रैंगलर टू डिफेंडर, ये सब ऑफ रोडिंग सेगमेंट है, राइट। देन एक यूज़ केस है NRI का। NRI बहुत हैं, पता ही है नंबर्स में, और वो इंडिया में साल में 1 या 2 बार आते हैं। उनको साल में 30 या 60 दिन ही चाहिए, राइट। और उनको हमारा प्लेटफॉर्म बहुत समझ आया है, क्योंकि उनको पता है कि उनकी प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व नहीं हो पा रही है। जैसे कि दुबई में इजीली मिल जाता है रेंटल कार, यहाँ पे नहीं है उतनी इजीली और इतनी सस्ती, उतनी लग्जरी कार तो है ही नहीं यहाँ पे, आपको रेंट पे मिलना ही मुश्किल है। तो वो NRI का यूज़ केस है। एक NRI हमारे इंडिया में ही है, रहते शहर में और गाँव में उनका घर है, वो भी एक NRI हो गया, right? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, आप बेंगलोर में रहते हो और आपका घर है मान लो धारवाड़, हाँ, तो आप जाओगे कम से कम साल में 30 बार या 60 बार, तो वहाँ पर वो NRI को गाड़ी बार बार अपने घर जाने के लिए चाहिए। उनके पास जो गाड़ी है वो सफिशिएंट है सिटी ट्रेवल के लिए, बट गोइंग 300-400 किलोमीटर और विद द फुल फैमिली एंड विद द फुल स्टफ, यू नीड ए बिगर कार, राइट। तो वहाँ पर वो एक यूज केस काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा जैसे हमारे पास यूज केस हैं कि लोगों को बिजनेस के लिए, नेटवर्क के लिए, पर्सनल ब्रांडिंग के लिए शो ऑफ करना है, तो वो काफ़ी अच्छा यूज़ केस है, शो ऑफ पर्सनल ब्रांडिंग भी है कार। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कमिंग इन द शो, थैंक्स फॉर हैविंग मी टुडे। एंड गुड इनसाइट, नई इंडस्ट्री के बारे में पता चला मेरे को कि कैसे आगे चलती है इंडस्ट्री, कैसे चलेगी ये। बट आप तो फर्स्ट मोर एडवांटेज है आपको कि आप पहले कर रहे हैं इस चीज़ को। सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड सक्सेस मिला आपको इस पहले मूवर एडवांटेज में। थैंक यू सर। थैंक्स अ लॉट फॉर हैविंग मी।